दशकों से हम ब्रह्मांड को समझने के लिए एसेंशियली 3 खिड़कियों से बाहर झांकते आए हैं। पहली खिड़की है ब्राइटनेस, यानी कोई चीज कितनी चमकदार है। दूसरी है इमेजिंग, मतलब वो दिखती कैसी है, उसकी तस्वीर। और तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी वो अपने पीछे कौन से रंग या एनर्जी सिग्नेचर्स छोड़ती है। लेकिन एक चौथी खिड़की भी है, एक मिसिंग डायमेंशन, जिसे पोलारीमेट्री कहते हैं। और ये खिड़की लगभग हमेशा बंद ही रही है। और इसके बंद रहने की एक बहुत मजबूत वजह है। पोलरिमेट्री से कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। मुश्किल क्यों? ये प्रक्रिया टेक्निकली फोटोन हंग्री कहलाती है। फोटोन हंग्री? हाँ, मतलब ये ऐसा है जैसे किसी लगभग अंधेरे कमरे में तस्वीर खींचने की कोशिश करना। बिल्कुल। आपको कैमरे का शटर बहुत देर तक खुला रखना पड़ता है ताकि रोशनी की एक एक किरण, एक एक फोटोन को आप इकट्ठा कर सकें। क्या एक्सरेज के साथ भी यही चुनौती है? बिल्कुल यही चुनौती है, और एक्सरेज के साथ शायद और भी बड़ी। आपको बहुत बहुत ज्यादा डेटा चाहिए सिर्फ एक धुंधली सी झलक पाने के लिए भी। अच्छा। यही वजह है कि एक्सरे एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत 1960s में होने के बावजूद फोटोमेट्री, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मैच्योर साइंस बन गए। लेकिन पोलैरिमेट्री में लगभग 30-40 साल का एक सन्नाटा, एक वॉइड रहा है। 1976 में क्रैब ने बोला का एक सफल मेजरमेंट हुआ था, और उसके बाद कुछ खास नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी बस तैयार नहीं थी। एग्जैक्टली। और आज हम इसी बंद खिड़की को खोलने वाले एक मिशन पर गहराई से बात करेंगे। ये है भारत का एक्सपोसैट मिशन, जो ब्लैक होल जैसे कॉस्मिक जायंट्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं। हाँ, हम डीप स्पेस से वापस अपने घर पृथ्वी पर भी आएंगे और निसार प्रोजेक्ट को समझेंगे, जो हमारे ग्रह का एक ऐसा डायनामिक हेल्थ चार्ट बना रहा है जैसा पहले कभी नहीं बना। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन साफ है। बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि ये दोनों मिशन, एक जो बाहर ब्रह्मांड में झांक रहा है और दूसरा जो अंदर अपनी पृथ्वी को देख रहा है, कैसे हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक्सपोसैट मिशन आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है, एकदम सरल भाषा में? तो एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट, ये भारत का पहला और दुनिया का सिर्फ दूसरा डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है इस काम के लिए। सिर्फ दूसरा? हाँ, सिर्फ दूसरा। इसका मेन काम है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जैसी अजीबोगरीब चीज़ों को झांक कर देखना और ये समझना कि जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस, तो वहाँ असल में होता क्या है। और इसे लॉन्च किया गया था ISRO के भरोसेमंद PSLV C-58 रॉकेट से। बिल्कुल। रुकिए, इसके लॉन्च में कुछ बहुत अनयूजुअल हुआ था। सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में छोड़ने के बाद रॉकेट के आखिरी स्टेज को फिर से चालू किया गया। ये तो काफी रिस्की और सुनने में उल्टा लगता है। हाँ, लगता है। आमतौर पर तो रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा स्पेस डेब्री बन जाता है ना? हाँ, और यही ISRO की इंजीनियरिटी दिखाता है। सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ने के बाद रॉकेट का चौथा स्टेज, जिसे PS4 कहते हैं, उसे 2 बार रीस्टार्ट करके 350 किलोमीटर की निचली ऑर्बिट में लाया गया। पर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो खाली रॉकेट का टुकड़ा कचरा न बने, बल्कि पोएम-3 नाम का एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म बन जाए। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म। हाँ, ये एक तरह से अंतरिक्ष में एक अस्थायी लैब है जो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए मुफ्त में एक जगह दे रही है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण है। कमाल है, मतलब एक तीर से 2 निशाने। ठीक है, तो सैटेलाइट अपनी जगह पर है, पर ये एक्सरे पोलराइजेशन को मापकर हमें बताएगा क्या? इससे ऐसी कौन सी पहेलियां सुलझेंगी जो अब तक नहीं सुलझी हैं? अब देखिए, ये हमें उन सवालों के जवाब देगा जो दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। जैसे अब तक हमारी ब्लैक होल की तस्वीरें सिर्फ एक चमकदार फजी ब्लॉब जैसी रही हैं। हम जानते हैं कि उस चमक के पीछे एक बहुत वायलेंट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पर हम उसे देख नहीं पाते। पोलैरिमेट्री हमें 4 बड़ी चीजें बताएगी। ओके, 4 चीजें। पहली क्या है? पहला, मैग्नेटिक फील्ड्स। ये हमें उस ब्लॉब के अदृश्य चुंबकीय कंकाल का, उसके मैग्नेटिक स्केलेटन का नक्शा देगा। हम पहली बार देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स कितनी मजबूत है और ब्लैक होल के चारों ओर कैसे लिपटी हुई हैं। अच्छा,
और दूसरा? दूसरा है जियोमेट्रिक एनाइसोट्रॉपीज। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट के असली 3D आकार और स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, न कि सिर्फ एक 2D धब्बे को। मतलब ये उस फजी ब्लॉब को एक डिटेल्ड 3D पिक्चर में बदलने जैसा है। बिल्कुल। तीसरा है अलाइनमेंट, यानी वो चीज हमारी तरफ किस एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, एक्सेलरेटर्स। ये हमें उस इंजन के बारे में बताएगा जो इन कॉस्मिक बीस्ट्स को शक्ति देता है। वो इंजन जो... अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा कि एक्सपोसैट के पास एक नहीं बल्कि 2 आंखें हैं, 2 अलग-अलग साइंटिफिक पेलोड्स। तो ऐसा क्यों है? एक ही चीज को 2 अलग-अलग तरीके से देखने की क्या जरूरत है? ये इस मिशन का सबसे शक्तिशाली पहलू है। इसके 2 मुख्य उपकरण हैं। पहला है पॉलिक्स, यानी पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। ये प्राइमरी पेलोड है। हाँ, ये प्राइमरी पेलोड है। ये 8 से 30 keV के मीडियम एनर्जी एक्सरे बैंड में प्रकाश की दिशा यानी पोलराइजेशन को मापता है। और दूसरा? दूसरा है एक्सपेक्ट, यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये 0.8 से 15 keV के सॉफ्ट एक्सरे रेंज में प्रकाश की ऊर्जा और समय के साथ उसमें हो रहे बदलावों के बारे में बताता है। तो एक डायरेक्शन फाइंडर है और दूसरा एनर्जी मीटर, और दोनों एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हाँ, और ये एक गेम चेंजर है। हमारी पुरानी एनालॉजी पर वापस चलते हैं। वो झील वाली? हाँ, मान लीजिए आप एक चकाचौंध कर देने वाली झील को देख रहे हैं। ज्यादातर सैटेलाइट्स एक रेगुलर कैमरे की तरह हैं जो सिर्फ चमक देखते हैं। लेकिन पानी के नीचे क्या है, वो सब उस ग्लेयर में छिप जाता है। एग्जैक्टली। एक्सपोसैट का पॉलिक्स एक हाई क्वालिटी पोलराइज्ड सनग्लासेस की तरह है। ये उस ग्लेयर को हटाकर प्रकाश की दिशा पकड़ता है, जिससे सतह के नीचे के स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। और एक्सपेक्ट वो क्या करता है? एक्सपेक्ट उसी समय एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर की तरह है जो आपको बता रहा है कि झील की सतह के अलग-अलग हिस्सों का तापमान क्या है। अच्छा। जब आपके पास ये दोनों जानकारियां एक साथ होती हैं कि सतह के नीचे क्या है और सतह कितनी गर्म है, तभी आपको झील के अंदर चल रही प्रक्रियाओं की पूरी तस्वीर मिलती है। यही एक्सपोसैट ब्लैक होल के साथ करेगा। What's fascinating here is the science behind it. ये अदृश्य को देखने का काम करता कैसे है? आपने थॉमसन स्कैटरिंग का जिक्र किया था। हाँ, पुलिक्स का पूरा सिद्धांत एनाइसोट्रोपिक थॉमसन स्कैटरिंग पर काम करता है। ओके, इसे एक सरल एनालॉजी से समझते हैं। अजीम्यूथल मॉड्यूलेशन जैसा शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। नहीं, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए कि आप एक घूमते हुए पंखे के पीछे की दीवार पर कुछ फेंक रहे हैं। ठीक है। अगर आप मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं तो वो दीवार पर हर तरफ बराबर फैलेगी, एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हुआ अनपोलराइज्ड एक्सरेज का बिखराव। लेकिन अगर आप मुट्ठी भर सुइयां, माने नीडल्स फेंकते हैं जो सब एक ही दिशा में अलाइंड है, तो वो एक पैटर्न बनाएंगी? हाँ, वो पंखे से टकराकर दीवार पर एक बहुत ही खास पैटर्न बनाएंगी, कुछ जगहों पर ज्यादा और कुछ पर कम। ये हुआ पोलराइज्ड एक्सरेज का बिखराव। और इसी पैटर्न को खोज रहा है ताकि ये पता लगा सके कि एक्सरेज ब्लैक होल से निकलते समय कैसे अलाइन थी। तो ये बिखरे हुए फोटॉन्स के पैटर्न का विश्लेषण करके स्रोत के बारे में जानकारी निकालता है। ये तो वाकई कमाल है। तो एक्सपोसैट ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को, प्रकाश की तरंगों के अलाइनमेंट को मापकर समझ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक एक मिलते जुलते सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकाश की नहीं बल्कि रेडार तरंगों का, ताकि वो हमारे अपने ग्रह को उतनी ही क्रांतिकारी बारीकी से देख सकें। और यहीं पे एंट्री होती है निसार की। निसार? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, नासा और इसरो का एक बहुत महत्वाकांक्षी जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसे 30 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। हाँ, और ये अब तक के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में से एक है। नासा इसरो कोलैबोरेशन, इसका मतलब है कि दोनों एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। कौन क्या लेकर आया इस प्रोजेक्ट में? ये एक सच्ची साझेदारी है। नासा ने एल बैंड रडार बनाया है जो जमीन के अंदर और वेजिटेशन के आर पार देखने की क्षमता रखता है। और इसरो ने एस बैंड रडार बनाया जो सतह की और ज्यादा डिटेल तस्वीरें लेता है। साथ ही सैटेलाइट का पूरा ढांचा और इसे लॉन्च करने वाला रॉकेट भी इसरो का है। दोनों मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो किसी एक एजेंसी के लिए अकेले बनाना बहुत मुश्किल होता।
इसके नाम में सिंथेटिक एपर्चर रडार आता है। ये सिंथेटिक क्यों है? क्या ये असली नहीं है? ये सिंथेटिक शब्द ही इसकी असली ताकत है। देखिए, एक बहुत हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने के लिए आपको एक बहुत बड़े एंटीना की जरूरत होती है, शायद कई किलोमीटर लंबे। उतना बड़ा एंटीना तो अंतरिक्ष में भेजना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो NISR क्या करता है कि वो अपनी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का इस्तेमाल करके एक छोटे से एंटीना से हजारों तस्वीरें लेता है, जैसे वो अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ता है। अच्छा। फिर कंप्यूटर उन हजारों तस्वीरों को जोड़कर एक बहुत बड़ी वर्चुअल तस्वीर बनाता है, ठीक वैसी ही जैसी एक बहुत बड़े कई किलोमीटर लंबे सिंथेटिक एंटीना से आती। वाह। इसी वजह से ये दिन हो, रात हो या घने बादल हो, जमीन की अविश्वसनीय रूप से साफ तस्वीरें ले सकता है। इसका मतलब है कि ये हमें हमारे ग्रह पर हो रहे बदलावों को लगभग रियल टाइम में बहुत बारीकी से देखने की क्षमता देता है। महीने में 4 से 6 बार पूरे ग्रह का नक्शा बनाना। इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होंगे? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इसके एप्लीकेशंस हमारी दुनिया को सुरक्षित रखने और समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। उत्तराखंड में जोशीमठ की जमीन धंसने मतलब लैंड सब्सिडेंस की घटना को याद कीजिए। हाँ बिल्कुल। निसार के साथ अधिकारी हफ्तों बल्कि महीनों पहले से देख सकते थे कि जमीन हर हफ्ते कुछ मिलीमीटर धंस रही है। ये एक ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो हमारे पास अभी नहीं है। ये तो सिर्फ भूस्खलन हुआ। हाँ, ये भूकंप आने से पहले जमीन की परत अर्थ्स क्रस्ट में हो रहे तनाव को भी माप सकता है और ज्वालामुखी के फटने से पहले उसकी सतह पर हो रही सूजन को भी पकड़ सकता है। ये तो सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की बात हुई। क्लाइमेट चेंज और दूसरे क्षेत्रों में इसका क्या असर होगा? क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए ये क्रांति है। हम अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फीली परतों को सिर्फ साल दर साल नहीं बल्कि हफ्ते दर हफ्ते पिघलते हुए ट्रैक कर पाएंगे। अच्छा। हम जंगलों के सांस लेने को माप सकते हैं, यानी वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं। इसके अलावा ये किसानों के लिए भी एक वरदान है। किसानों के लिए कैसे? ये मिट्टी में नमी को माप सकता है, जिससे फसलों की पैदावार का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है और भूजल यानी ग्राउंड वाटर का प्रबंधन किया जा सकता है। अगर हम अपनी एनालॉजी पे वापस जाएं तो एक्सपोसैट पोलराइज्ड चश्मे की तरह था। निसार को कैसे समझेंगे? निसार एक हाई एंड 3D टोपोग्राफिक स्कैनर की तरह है। 3D स्कैनर? हाँ, ये किसी पहाड़ की सिर्फ फोटो नहीं लेता, बल्कि उस पर मौजूद हर चट्टान और बर्फ के टुकड़े की सटीक ऊंचाई मापता है। और क्योंकि यह हर 12 दिन में उसी जगह को दोबारा स्कैन करता है, तो ये बहुत छोटे बदलावों को भी नोटिस कर सकता है। बिल्कुल, कुछ सेंटीमीटर के बदलाव को भी। ये हमें पृथ्वी की एक ऐसी डायनामिक हाई डेफिनेशन 3D मूवी देगा जो हमारे पास पहले कभी नहीं थी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने 2 बेहद महत्वपूर्ण मिशनों को समझा। पहला, एक्सपोसैट, भारत का पहला डेडिकेटेड पोलरिमेट्री मिशन, जो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी का वो चौथा आयाम खोल रहा है जो अब तक लगभग बंद था। और इसके 2 मुख्य पेलोड, पॉलेक्स जो 830 keV पर काम करता है और एक्सपेक्ट जो 0.8 15 keV पर। हाँ, ये दोनों मिलकर हमें ब्रह्मांड की सबसे हिंसक जगहों की एक मुकम्मल तस्वीर देंगे, और ये सब थॉमसन स्कैटरिंग के क्षमा सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल। और दूसरा मिशन है NISR, नासा और इसरो का एक जॉइंट रडार सैटेलाइट, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पृथ्वी की जमीन और बर्फ का एक अभूतपूर्व डायनामिक नक्शा बना रहा है। और ये हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने, क्लाइमेट चेंज को समझने और अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगा। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक ऐसी छलांग है जो हमें ब्रह्मांड और हमारे अपने घर दोनों को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति दे रही है। ये सच में कमाल है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले इस पर सोचें। हमने बात की कि एक्सपोसैट के दोनों उपकरण पोलेक्स और एक्सपेक्ट एक ही कॉस्मिक सोर्स को एक ही समय पर देख रहे हैं। ये वैज्ञानिक रूप से इतना मूल्यवान क्यों है? मतलब एक साथ देखने का क्या फायदा है? हाँ, जब आप पोलराइजेशन यानी प्रकाश का स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी प्रकाश की एनर्जी को एक साथ मापते हैं, तो आपको सिर्फ 2 अलग-अलग डेटा सेट्स नहीं मिलते, आप एक तीसरी कहीं ज्यादा गहरी जानकारी की परत को अनलॉक करते हैं। अच्छा। तो सोचने वाली बात यह है, भौतिकी के कौन से नए फंडामेंटल नियम हमारे सामने आ सकते हैं जब हम ब्रह्मांड को एक-एक करके अलग-अलग खिड़कियों से देखना बंद कर दें और 2 पूरक खिड़कियों को एक साथ एक ही समय पर खोलें। इस पर सोचिएगा।